नमस्कार साथियों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद मालवीय आ चुका हूं जैसा मैंने आपको वायदा किया था। हालांकि मैं एक दिन लेट हूं किसी परिस्थिति की वजह से, लेकिन आज से हम एक व्यवस्थित शेड्यूल के साथ में, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब हम पूरे व्यवस्थित शेड्यूल के साथ में एक अच्छी और शानदार, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, सहायक एक सीरीज चलाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम एक एक बारीकी पूरी देखेंगे और हम भारतीय इतिहास को पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हम किसी भी प्रकार का क्रम नहीं तोड़ेंगे और आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े। और एक्चुअल में वीडियो का हौसला तभी बढ़ता है जब आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते हैं। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे भी काफ़ी उत्साह मिलेगा कि मैं और भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आऊं। और अब हम लगातार इस सीरीज के अंदर एक एक बारीकी इतिहास की देखेंगे और आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से आपको पूरा ये लगेगा कि कुछ भी नहीं छूटेगा। और इतिहास से तो आप आंख मूंद के निश्चिंत हो जाइए कि कुछ भी सवाल बाहर रहने वाला है। ये मेरा आपको हम्बल प्रॉमिस है। अब हम लगातार साथ बने रहेंगे। तो शुरू कर लेते हैं इतिहास की बातों को। देखिए, इतिहास, पहले इस शब्द को देखते हैं। यह शब्द बना है इति प्लस हास से। इति यानी ऐसा ही, हास यानी हुआ था। इति प्लस ह प्लस आस, ऐसा ही हुआ था, अर्थात इतिहास। ठीक है, ऐसा ही हुआ था तो कैसा हुआ था? इतिहास प्रमाण मांगता है, किसी भी चीज के प्रमाण मांगता है। बिना प्रमाणों के हम इतिहास की बात नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रमाण मोटे तौर पर तीन तरह के होते हैं। सिक्के, कॉइंस यानी मुद्राएं, जिसे मुहरे भी कह सकते हैं हम। दूसरा लेख, और तीसरा जो है वह है पुस्तकें। इतिहास के अध्ययन के लिए हमें तीन प्रमाण विशेष तौर से देखने होते हैं। सबसे पहले लेख या मोहरे या सिक्के और मोहरे, दूसरे लेख और तीसरी पुस्तकें। इसमें से सबसे प्रामाणिक जो स्रोत माना जाता है वह सिक्के माने जाते हैं। क्यों, कैसे, मैं बताऊंगा। जैसा मैंने क्रम लिखा है वैसे ही प्रामाणिकता इनकी सिद्ध होती है इतिहासकारों की नजर में। दूसरे सबसे प्रामाणिक चीज मानी जाती है, ऑथेंटिक मानी जाती है, वो है लेख। और तीसरी प्रामाणिक चीजें ऑथेंटिक मानी जाती है पुस्तकें। सिक्के यानी मोहरे, कोइंस, मुद्राएं, कहते हैं कि सिक्के कभी झूठ नहीं बोलते। सिक्कों से के ऊपर इतिहासकार आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं सिक्के। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इतिहासकार यह देखते हैं कि सिक्का किस धातु का है। अगर वह शुद्ध सोने का है तो नो डाउट, भले इतिहासकार कितने भी झूठ बोले या फिर उस समय के लेखक कितने भी झूठ बोले, उससे पता चल जाता है कि वह समय स्वर्णिम काल था। स्थिति आर्थिक अच्छी थी, इसलिए सोने के सिक्के हैं। चांदी के हैं तो थोड़ी कम आर्थिक स्थिति अच्छी थी, और एकदम से तांबे के सिक्के हैं तो समझ लीजिए आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो सिक्के कहां कहां से मिले हैं, उनकी सीमाएं कहां कहां हैं। उन सीमाओं के आधार पर यह पता चलता है कि राज्य कहां कहां फैला हुआ था।
नहीं तो आपको पता ही है राइटरों का क्या होता है उस समय, तत्कालीन राइटरों का, जिसकी खावे बाजरी उसकी उठावे हाजरी। चारण भाटो ने बहुत मनगढ़ंत कहानियां लिखी अपने राजाओं को खुश करने के लिए कि हमारा साम्राज्य तो हिमालय से लगाकर कन्याकुमारी तक था। तो इतिहासकार नहीं मानते उस बात को कि भाई वहां से सिक्के मिले हैं या नहीं मिले हैं फलाने राजा के। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सिक्के झूठ नहीं बोलते। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो सिक्कों के ऊपर चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों से पता चलता है कि वह किस धर्म के पूजक थे। जैसे गुप्त काल के अंतर्गत आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सब सिक्कों के, लगभग सब सारे सिक्कों के पीछे पद्मासना लक्ष्मी है। इससे पता चलता है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म चलता था। तो सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, प्रमाण माने जाते हैं, वह होते हैं सिक्के। उसके बाद में नंबर आता है लेख का। लेख 3 तरह के होते हैं, शिलालेख, अभिलेख और प्रशस्तियां। शिलालेख, रॉक एडिक्ट, जैसा शब्द से ही पता चलता है, एकाश्मक शिला यानी पत्थर पर लिखा गया लेख उसे कहते हैं शिलालेख। शिला यानी पत्थर पर लिखा गया लेख अर्थात शिलालेख। अभिलेख कहीं पर भी हो सकता है, जैसे मैं यहां पर बोर्ड पे लिख रहा हूं तो अभिलेख है, दीवार पर भी हो सकता है, ठीक है, उसे कहेंगे अभिलेख। प्रशस्ति होती है किसी की प्रशंसा में लिखी गई, किसी की प्रशंसा में लिखी गई होती है प्रशस्ति। जैसे राजाओं की विजय गाथा बहुत सारी होती हैं तो वह राइटर उनकी प्रशंसा में लिखते हैं। दूसरा, प्रशस्ति जो होती है वह पहले लिखी जाती है, बाद में स्थापित करवाई जाती है। जैसे आपके घरों के बाहर नेम प्लेट, नेम प्लेट पहले लिखी जाती है, बाद में फिट की जाती है। और शिलालेख एक पत्थर पर लिखा जाता है, अभिलेख किसी भी जगह पर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं लेख जो दूसरे प्रामाणिक स्रोत होते हैं। तीसरा प्रमाण होता है पुस्तकें, जो सबसे कम ऑथेंटिक, सबसे कम प्रमाणित मानी जाती है। बहुत सारी पुस्तकों में आपसी विरोधाभास भी होता है और इसी वजह से, पुस्तकों की वजह से ही इतिहास की असल जड़ तक, पूरी प्रामाणिकता तक इतिहासकार नहीं पहुंच पाते, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरा नाम है गोविंद और मैं अपने आप को रामनाथ कोविंद कह दूं तो क्या दुनिया मान लेगी? नहीं मानेगी, क्योंकि सबको पता है कि रामनाथ कोविंद कौन थे। लेकिन मान लो मैं अपनी पुस्तक में लिख लूं कि मैं रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और भगवान ना करे 50-60 सालों बाद में डेथ हो, ठीक है, उसके बाद में 100-150 साल बीतने के बाद में कोई मेरी बुक के अंदर देखेगा तो कोई आंख मूंद के यकीन कर लेगा? अपनी पुस्तक में तो इंडिया कुछ भी लिख सकता है आदमी, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या मैं इस दीवार पर, इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लिख सकता हूं कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लिखते हुए मुझे थोड़ा डर भी लगेगा। क्या मैं सिक्के चलवा सकता हूं? नहीं। इसलिए इतिहासकार देखना, वह किसी एक चीज के भरोसे इतिहास की बात नहीं करते हैं, उसका दूसरा एविडेंस भी ढूंढते हैं। जब ये तीनों चीजें आपस में मैच करती हैं तब हम कहते हैं इतिहास, यानी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। ये तो थी इतिहास के परिभाषा की बात जो मैंने अपने लेवल पर बताई, ठीक है। अब इतिहास शब्द का जन्मदाता, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, वह माना जाता है हेरोडोटस को, ठीक है। सवाल बन भी सकता है, ठीक है। अब कुछ और बातें लेते हैं। देखिए, हम सारी कुछ बेसिक्स से उठाएंगे, फिर इतिहास की क्रमबद्ध शुरुआत करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया क्या है वो सारा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये थी इतिहास की परिभाषा से संबंधित चर्चा। अब हम शुरू कर लेते हैं
कुछ और बातें इतिहास से रिलेटेड हैं। ठीक है, देखिए आपके दिमाग में अक्सर ये बात उठती होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में करीब 2350 ईसा पूर्व से इतने साल पुरानी, कभी बात करते हैं इतिहासकार कि 50 लाख ईसा पूर्व। तो क्या 50 लाख ईसा पूर्व में इतने एविडेंस बचते हैं क्या? मान लो कि इतिहासकार बात करते हैं कि पाषाण युग में, पाषाण युग जो हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे, पाषाण युग में 50 लाख ईसा पूर्व में फलाना फलाना स्थल था, ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, तो क्या 50 लाख ईसा पूर्व के प्रमाण क्या वास्तव में मिले हैं? क्या 50 लाख साल पहले की चीजें अभी भी अस्तित्व में मौजूद हैं? कभी कभार दिमाग में आता भी होगा ना आपके कि अपन सोचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं, कपड़े के प्रमाण मिले हैं, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, कभी बात करते हैं घोड़े की अस्थियां मिली हैं। कभी दिमाग में आपके डाउट नहीं आता कि क्या इतने सालों तक ये चीजें अस्तित्व में रह सकती है क्या? और नहीं आता डाउट तो आप हर चीज को बारीकी से देखना सीखिए, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलिटी को लेकर समस्या थी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से करवाना चाह रहा था, इस सीरीज को अच्छे से ढंग से शुरुआत करवाना चाह रहा था। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये डाउट नहीं होना चाहिए? देखिए, आपने C14 पद्धति का नाम सुना होगा, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रकृति के प्रत्येक कण में कार्बन की मौजूदगी होती है। जिस चीज को आप जलाओ, अगर वो काली पड़े या राख बन जाए तो समझ लीजिए उसमें कार्बन है। और एक कार्बन का कण 11,136 वर्ष में खत्म होता है। एक कार्बन के कण की अवधि जो होती है वो 11,136 साल होती है। तो इतिहासकार हवा में तीर नहीं उछालते, पुरातत्ववेत्ता हवा में तीर नहीं उछालते, वो हवा में बातें नहीं करते कि ये 50 लाख ईसा पूर्व का प्रमाण है। वह इस पद्धति के आधार पर उसकी कार्बन टेस्टिंग करते हैं कि उसमें कितने कार्बन के कण मौजूद हैं। उसके आधार पर एक डेट अनुमानित की जाती है, उसको कहते हैं C14 या कार्बन डेटिंग। और इस पद्धति का आविष्कार जो है, जन्मदाता जो है, वह V.F. लीवी थे। V.F. लीवी इस पद्धति के जन्मदाता हैं, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें 11,136 वर्ष कार्बन की अवधि बताई गई है। अब बात आती है कि प्रमाण, यहां पर इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता ये कतई नहीं कह रहे हैं कि चावल मिले हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रमाण मिले हैं। चावल नहीं मिले, उसके प्रमाण मिले हैं। वह कभी नहीं कहते कि कपड़ा मिला है, कपड़े के प्रमाण मिले हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं तो राजस्थान के उदयपुर जिले के पास बालाथल नाम का स्थान है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, बालाथल के अंदर कपड़े के प्रमाण मिलते हैं।
ठीक है। वहीं आपने पढ़ा होगा कि बेराठ में कपड़ा मिला है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि सैंधव निवासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी एकमात्र पशु घोड़े से परिचित नहीं थे। दूसरी ओर उसी पुस्तकों में आप पढ़ते हैं कि घोड़े के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो, इसके अलावा सूत का गिंडोर, सूरकोतड़ा और इसके अलावा लोथल से मिले हैं। बड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए दोस्तों, ये चीजें पहले क्लियर करनी जरूरी है, नहीं तो बाद में हमें कंफ्यूजन होता ही रहेगा। पहले इस चीज पे आते हैं। बालाथल में कपड़े का प्रमाण मिला और बेराठ में कपड़ा मिला, ठीक है। तो सबसे पुराना कपड़े का प्रमाण कौन सा है? देखिए, यहां बात हो रही है कपड़े का प्रमाण, यहां कपड़ा नहीं मिला। आप भी जानते हो कि इतने सालों तक कपड़े का अस्तित्व रह सकता है क्या? कपड़ा तो मेरे ख्याल में 50 साल के अंदर खत्म हो जाता है। 50 साल भी नहीं लगते, 20-30 सालों में खत्म हो जाता है। आप छत के ऊपर धूप में रखो, आपको 1 साल में दिखाई नहीं देगा। तो आप सोचिए 2350 ईसा पूर्व यानी आज से 3769 साल पहले का कपड़ा कैसे मिल सकता है? ठीक है। तो बात यह है कि कपड़े का प्रमाण बालाथल से जो मिला है वह गीली मिट्टी पर मिला है, ठीक है। देखिए, आपने सीमेंट का कट्टा देखा होगा। सीमेंट जब सूखती है तो कट्टा फट जाता है, कहीं खुली जगह पे पड़ा होता है काफी लंबे समय तक, ठीक है। और सीमेंट के ऊपर वो कट्टा अपने निशान छोड़ जाता है। तो दरअसल बालाथल में एक गीली मिट्टी मिली थी जिसके ऊपर किसी ने कपड़ा रखा था। अब कपड़ा इतने समय तक तो अस्तित्व में नहीं रह सकता, लेकिन अपने निशान छोड़ गया। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपड़ा पहनना और बुनना जानते थे। बात को समझना। तो इतिहास में हमेशा प्रमाणों की बात की जाती है, दावा नहीं किया जाता। देखिए, जिस सब्जेक्ट के पीछे वाई लगता है ना, जैसे हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो समझ लीजिए वह शोधात्मक विषय है, उसमें शोध होता है, प्रमाणों की बात की जाती है, ठीक है। पर जब आप सोचिए कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बॉटनी ये साइंस में है और हिस्ट्री आर्ट्स में है, ठीक है, जबकि यह साइंस का एक शोधात्मक विषय है, तो उसकी वजह यह है कि साइंस में तो H2O मतलब पानी ही बनेगा, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, स्वर्णिम सत्य है। लेकिन हिस्ट्री में कुछ भी फिक्स नहीं, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, इसलिए वो आर्ट्स की विषय वस्तु है। जो सामाजिक विषय वस्तु होती हैं, जो समाज से जुड़े हुए सेंसिटिव मुद्दे होते हैं,
जिसमें अनुमानित चीजें या परंपराओं पर आधारित या नैतिकता पर जो चीजें आधारित होती हैं वो आर्ट्स के विषय वस्तु होते हैं, और जो फैक्चुअल चीजें चलती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो साइंस में कंडक्टेड होते हैं। ठीक है, इसलिए हिस्ट्री भी एक साइंस होते हुए भी आर्ट्स का विषय है। ठीक है, क्योंकि वहां अनसर्टेनिटी होती है, और यही अनसर्टेनिटी होने की वजह से हिस्ट्री के सवाल हमेशा कोर्ट में फंसते ही फंसते हैं, क्योंकि एक बंदा ये बात करता है, दूसरा बंदा ये बात करता है। अब इस मुद्दे पर आते हैं। दोनों पॉइंट्स को आप खुद ही ढंग से पढ़ लीजिए। एक और तो पुस्तकों में लिखा हुआ है कि सैंधव निवासी एकमात्र पशु घोड़े से परिचित नहीं थे, और उसी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि घोड़े के प्रमाण इन फलानी जगह से मिले हुए हैं। ठीक है, देखिए, घोड़ा भारत की पैदाइश नहीं है। भारत में हाथी पैदा होते थे, घोड़े पश्चिमी एशिया से आते थे। उस समय दिलमून कहलाता था, फारस यानी पर्शिया, ईरान कहलाता था, वहां से आते थे। भारत में घोड़े नस्ल नहीं थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय घोड़े थे, ऐसा नहीं है कि घोड़े थे ही नहीं, लेकिन अरब से आते थे। ठीक है, घोड़ा भारत की पहचान नहीं है। ठीक है, यानी ये घोड़े के जो प्रमाण मिले हैं वो बाद वाले समय के हैं। जैसे मोहनजोदारो से घोड़े का खिलौना मिला, हम पूरी चर्चा करेंगे सैंधव घाटी सभ्यता में। सूत का गेंडोर से घोड़े की अस्थियां मिली, सूरकोतरा से घोड़े के दांत मिले, लोथल से घोड़े का खिलौना मिला। तो ये सारी चीजें हैं ना, वो बाद वाले समय की हैं। जैसे मान लीजिए आज आप इन स्थलों पे घूमने गए घोड़े पर बैठकर, ठीक है, और घोड़ा वहां जाके मर गया, तो आप घोड़ा क्या कंधे पे उठा के ले आओगे, वहीं छोड़ दोगे? तो घोड़े के प्रमाण इन स्थलों से है जरूर, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि घोड़ा भारत की पैदाइश नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता तक घोड़ा भारत में पैदा नहीं होता था। बात समझ गए होंगे। ठीक है, वैसा ही कुछ यहां पर भी है। बालाथल में गीली मिट्टी पर कपड़े के प्रमाण मिले हैं, लेकिन बैराठ में जो कपड़ा मिला है वह विदेशी कपड़ा है, क्योंकि उसमें 36 चांदी के सिक्के थे, जिसमें से 16 सिक्के राजा मिनेंडर, जो कि यूनान यवन प्रदेश का राजा था। ठीक है, इसलिए वह भारतीय कपड़ा नहीं है, यानी सैंधव घाटी सभ्यता से उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इतिहास का पढ़ने का परिचय, और इतिहास को कैसे पढ़ा जाए और किस वे में हम लेंगे वो सारी बातें। ठीक है, इसी इतिहास की सीरीज को हम और भी आगे बढ़ाएंगे क्रमबद्ध तरीके से। आज एक व्यवस्थित इंट्रोडक्शन देने के लिए और इस सीरीज का आगाज करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। क्योंकि दो कारणों से इंसान को मज़ा नहीं आता, या तो उसको अप्रिसिएट नहीं किया जाता, ठीक है, जो आप अक्सर नहीं कर रहे थे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसको खुद को क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है। हालांकि पढ़ाने में मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि मैं जिस लेवल तक जाकर और जिस बारीकी के साथ मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, मैं आपको दावा तो नहीं कर रहा, आपको भी पता चल जाएगा थोड़े दिनों बाद। उस लेवल तक जाकर आपको अब तक न तो किसी ने इतिहास पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा पाएगा। ये मेरा आपको हम्बल प्रॉमिस है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप अगर साथ देंगे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज लेकर आऊँगा। बस इसी विचार के साथ आज
बस इतना ही। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम क्रमबद्ध तरीके से इतिहास की एक एक बारीकी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।